नक्सली हैं वो एक्टिव रहते हैं। AK-47 इंसास राइफल, BGM 30 नक्सली मारे गए हैं, कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। अपनी रणनीति तैयार की है। जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। नक्सलवाद पनपा था वो धीरे धीरे खत्म हो। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ सरेंडर पॉलिसी अभी है। छत्तीसगढ़ में दशकों से चली आ रही जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है नक्सलवाद, और जिसके खात्मे के लिए तमाम हर तरह के सवाल उठते रहे और सरकारें आती रही और लगातार दावे करते रहे कि हमारे आने के बाद हम लोग नक्सलवाद उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आदिवासी अंचलों में जो नक्सलवाद पनप रहे हैं वहाँ की जनता को वहाँ से मुक्त करके आदिवासियों को उनको हक दिलाएंगे और वहाँ पर विकास कार्यों को गति देंगे ताकि वो समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। ऐसे करके तमाम वायदे किए जाते रहे हैं और इस दिशा में अब लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से लगातार जो नक्सल ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है और नक्सलवाद भी अब खात्मे की दिशा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि केंद्र सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, जब अमित शाह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं तो एक न एक बार वो नक्सलवाद का जिक्र ज़रूर करते हैं और आने वाले 2026 तक नक्सलवाद समूचे छत्तीसगढ़ से जाएगा, यानी कि यहाँ नक्सलवाद का खात्मा होगा, ऐसा करके उनको विश्वास है और इसी की दिशा में सुरक्षा बल भी काम कर रहे हैं। और बीते रोज़ यानी कि गुरुवार को एक बड़ी कामयाबी जो नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए सुरक्षा बल है उनको मिली है और बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर इन 4 जिलों में नक्सल ऑपरेशन चलाए गए जिसमें 30 नक्सली मारे गए हैं, जिसको लेकर अब चर्चा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मार्च के महीने से लेकर जून के महीने तक नक्सल ऑपरेशन का होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी समय सबसे ज़्यादा जो नक्सली हैं वो एक्टिव रहते हैं और ख़ासकर एम्बुश लगाकर जो नए टैक्टिक्स आते हैं, जो नए रिक्रूट्स आते हैं, उनकी भर्तियां की जाती हैं। इन्हीं महीनों में 1 मार्च से लेकर जून के पहले सप्ताह तक ये पूरा का पूरा प्रक्रिया नक्सल ऑपरेशन के दौरान में चलते हैं। उन नए भर्तियां करते हैं और इसी दौरान उनको गुर सिखाए जाते हैं कि कैसे सुरक्षा बलों पर आत्मघाती प्रहार करना है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन पहले के सालों में होता ये था कि सबसे ज़्यादा हावी आक्रामक नक्सली होते थे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा आक्रामक अब सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं और इस दिशा में जो 30 नक्सली हैं वो मारे गए हैं और उनके पास से सुरक्षा बलों ने घातक हथियार भी बरामद किए। AK-47 इंसास राइफल, BGM जैसे तमाम जो बड़े इनके पास घातक हथियार रहते हैं उनको भी जब्त किया है। और ये नक्सली इनामी नक्सली हैं, अलग अलग कैडर के ये नक्सली हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे इलाके में। और गंगालूर इलाके में सबसे ज़्यादा बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला के जो सीमा है वहाँ पर ये मुठभेड़ हुई और सबसे ज़्यादा वहीं पर नक्सलियों को नुकसान हुआ है। चूँकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि नक्सली जब नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, अपने कारनामे को अंजाम देते हैं, तो कई लोग उनसे अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आत्मसमर्पण की दिशा में भी काम कर रहे हैं और आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक आत्मसमर्पित नक्सली ने इस पूरे घटना के पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी तैयार किया, क्योंकि उसी की निशानदेही पर सुरक्षा कर्मियों ने इन 30 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा है, जो कि वर्दीधारी थे। वर्दी इनके तन पर सजा हुआ था और साफ तौर पर ये लोग नक्सली थे और इनकी जांच पहचान की जा रही है कि ये कौन थे। इनकी पहचान शिनाख्त करने की कोशिश, और ये लोग इनामी नक्सली थे। और जिस नक्सली की मैं बात कर रहा हूँ उस नक्सली का नाम दिनेश मोडियाम बताया जाता है, जो कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों के साथ के बीच आकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया उसने, और 8 लाख रुपए उस पर इनाम घोषित था। और वो पूरा का पूरा जो गंगालूर एरिया है वहाँ का कैडर है वो देखता था और नक्सल की गतिविधियों को उसने करीब से देखा। 20 साल का उसका नक्सलियों के साथ में उठना बैठना रहा, उनके टैक्टिक्स, उनको आर्थिक सहायता कहाँ से मिलती है, कौन कौन से हथियार वो यूज़ करते हैं और कैसे कैसे वो लोग जो सुरक्षा बल हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयारियां करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता थी, उसको पता थी, जिसके चलते सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और उसी की निशानदेही पर ये
3 ऑपरेशन एक ही दिन में चलाया गया, जिसमें से 4 जिलों में ये ऑपरेशन चला, सीमावर्ती इलाकों में उनके, और वहाँ पर एक बड़ी सफलता मिली है। अब ये बात साफ है कि आने वाले समय में जो नक्सली हैं वो धीरे धीरे अब कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में जिस तरह की बातें सामने आती हैं कि कब खात्मा होगा और कब जनता अपने आप को महसूस करेगी, क्योंकि बहुत से आदिवासी ऐसे भी हैं जिन पर नक्सली आक्रामक होकर उनकी हत्या कर रहे हैं, और इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति गरमाती रही है। और इसे लेकर अब विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है कि अब नक्सल उन्मूलन की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, और सरकार अब जहाँ जहाँ नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, अब जहाँ नक्सल का प्रभाव कम हो रहा है, उन पंचायतों में अब नए तरीके की योजनाएं शुरू की जाएंगी। वहाँ पर बिजली नहीं है तो बिजली पहुँचाई जाएंगी, वहाँ पर बिजली के तार खींचे जाएंगे, अगर नहीं है तो सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो मोबाइल नेटवर्क के खंभे हैं वो भी लगाए जाएंगे, ऐसे करके, और 1 करोड़ रुपए की जो निर्माण राशि है वो पंचायत को दी जाएगी। इलवत पंचायत योजना के तहत यह राशि दी जाएगी, और इसके लिए विजय शर्मा ने अपनी मंशा जाहिर की है, यानी कि अब आने वाले समय में धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ में जिस तरह का नक्सल का आतंक पनपा था पिछले कुछ दशकों में, अब वो धीरे धीरे खात्मे की दिशा में है। और क्या 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार ने अपनी रणनीति तैयार की है, सुरक्षा बल भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि इनको कैसे घेरा जाए, इनको कैसे मारा जाए। जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनको पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है कि आप अगर आत्मसमर्पण करना चाहते तो आइए, आपको हम कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उल्टा आपको जो सहायता है, सरकारी सहायता है वो कराई जाएगी, आप लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी, आप लोगों के लिए रोज़गार का भी सृजन किया जाएगा। ऐसे करके सरकार तमाम तरीके का जो प्रलोभन एक तरह से आप कह सकते हैं वो नक्सलियों को दे रही है, ताकि वो नक्सलवाद को छोड़कर समाज की मुख्य धारा के साथ आए और विकास के काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। और सरकार भी चाहती है कि इस दिशा में पहल हो और वहाँ पर जो नक्सलवाद पनपा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो। ऐसे करके इस पूरे मामले पे विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है सुनते जाइएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बातें बताई है और कही है नक्सलवाद के इस उन्मूलन की दिशा में, और क्या कुछ उनकी कार्य योजना है आदिवासियों को लेकर, बस्तर को लेकर, ये उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है। विशेष रूप से आप सभी से मैं कुछ विषय रखना चाहता हूं, और वो ये है कि कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी, एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहाँ पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीज़ों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक यह ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब
और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते हैं। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहाँ पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। आपको कुछ और ऐसी ही जानकारियां मैं विशेष रूप से देना चाहूँगा। गारपा, कल नारायणपुर के युवा आए थे, आज एक और ज़िले के युवा यहाँ आएंगे। कल नारायणपुर के युवा आए थे, उनसे भी मैंने बात भी की और वैसे भी पुराना रिपोर्ट इसमें है। 25 वर्षों से गारपा नामक स्थान पे जो साप्ताहिक बाजार लगता था वो बंद था। अभी वो साप्ताहिक बाजार भी वहाँ पे प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली, विशेष रूप से पुजारी कांकेर का नाम किस तरीके से पुअर्ती जैसे लिया जाता था कि बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का, इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है। लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। कोंडापल्ली में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हुआ है, आना जाना प्रारंभ हुआ है। नारायणपुर से मसपुर, बीजापुर से पामेड़, दंतेवाड़ा से अरनपुर, जगरगुंडा, यहाँ तक बस सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं। बस सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। मोबाइल टावर 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जितने आवश्यक होंगे वो सारे मोबाइल टावर वहां लगाने का प्रावधान हमारे पास अब है। साथ ही साथ नारायणपुर के मसपुर में, कस्तूरबेटा में, इरकाभट्टी में, ऐसे ही बीजापुर के गुंडम में, मुतवंडी में और धर्मावरम में, सुकमा के टेकलगुड़म में और बेदरे में, इन सभी स्थानों पर जो आप ये सभी नाम आपको ध्यान में होंगे। टेकलगुड़म का नाम आपको 2021-22 से ध्यान में होगा, बेदरे का नाम आपको ध्यान में होगा और कस्तूरबेटा का नाम आपको ध्यान में होगा। गुंडेम का नाम अभी ध्यान में होगा। माननीय अमित शाह जी का वहाँ प्रवास हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर मोबाइल टावर आपको लगा कर देता हूँ। इन सारे स्थानों पर मोबाइल टावर लगकर प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि नई जो नीति, सरेंडर नीति थी, उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है और उस अनुमोदन के उपरांत ऐसे लोग, एक समिति जो जिले स्तर पर बनी है, वो जिले स्तर की समिति इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो नक्सली कह करके आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये वस्तुतः वही है कि नहीं है। इसका निर्धारण करने के लिए, इसका चेक करने के लिए एक समिति का गठन प्रत्येक जिले में है। अब जब वो ऐसा करेंगे तो जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ सरेंडर पॉलिसी अभी है। बहुत अधिक आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका अनुमोदन किया है और ये सरेंडर पॉलिसी लागू होने के बाद मैं सोचता हूँ कि सरेंडर की संख्या और भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे जितने भी शहीद परिवार थे, उनकी विभिन्न मांगें थी, ये उनकी सुनवाई का विषय। तो हर महीने के दूसरे बुधवार को या तीसरे बुधवार को ये आईजी रेंज पर सुनवाई हर जगह निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित रूप से उस पर बैठेंगे, उस दिन सुनेंगे। उनकी मांग थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे फैमिली मेंबर, उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो वीर बलिदानी इस योजना के अंतर्गत हम लोग 10 करोड़ रुपया अभी पंचायत विभाग के माध्यम से दिया गया है और 10 करोड़ से अभी प्रारंभिक तौर पर लगभग मैं सोचता हूँ 500-600 मूर्तियाँ हम प्रारंभिक तौर पर लगाएंगे। 3 लाख रुपए से कुछ 3 लाख 3 हज़ार कुछ अधिक ये करके इसका टोटल है।